अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का शुक्र है जनाब, ठीक ठाक है। हाँ जी, सारे सवाल भी कर लिए होंगे, बार बार कर लिए होंगे हैं। IFRS 15 भी खत्म हो इस सेशन में। अच्छा, जब तक खत्म नहीं हो जाता। अच्छा, इनकम स्टेटमेंट की एक एडजस्टमेंट थी और वो बता के फिर एसोसिएट की इनकम स्टेटमेंट का एक सवाल कहा था और कराने को। वो अरबी वाली क्लास के लिए आए हो नीचे रूम 7 में। उतनी तो मुझे आती। कंटिंजेंट लायबिलिटी बैलेंस शीट में क्या मेन कॉन्सेप्ट था कि अगर वो अभी तक सेटल नहीं हुई है तो एक्विजिशन डेट पे उस कंटिंजेंट लायबिलिटी की जो फेयर वैल्यू लग गई गुडविल की वर्किंग में नेट एसेट्स में से लेस और उसको बना लेंगे लायबिलिटी। उसके बाद अगर तो एस ने उसको मजीद बढ़ा लिया है तो बढ़ी हुई को लायबिलिटी दिखा दें, लेकिन अगर एस ने अभी तक उसको बनाया ही नहीं है या कम शो किया हुआ है तो कम से कम उतनी ही शो करें जितनी एक्विजिशन डेट पे फेयर वैल्यू थी। अब आपको याद भी नहीं होगा, है ना। इनकम स्टेटमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि अगर एस ने फॉर द ईयर कोई एक्सपेंस बना लिया है, अगर तो एस ने कोई रिकॉर्डिंग ही नहीं ना कंटिंजेंट लायबिलिटी मैं आपको ना कंटिंजेंट लायबिलिटी का एक पेंडिंग एडजस्टमेंट बता रहा हूं, फिर एसोसिएट की इनकम स्टेटमेंट का एक सवाल और सॉल्व करवा रहा हूं, और जितने भी पास पेपर के सवाल थे जो आपने सारे के सारे कर लिए उसमें मसले बता रहा हूं। ये कर रहा हूं मैं आज, हैं कर लिए होंगे। तो पहले बताता हूं इनकम स्टेटमेंट में जो एक पेंडिंग एडजस्टमेंट थी। कंटिंजेंट लायबिलिटी का मामला यह था कि एक्विजिशन डेट पे एक कंटिंजेंट लायबिलिटी है जो एस की बैलेंस शीट में आ रही थी, हैं एक्विजिशन डेट पे आ रही थी, कंटिंजेंट है भाई, नहीं आ रही थी, लेकिन इसकी फेयर वैल्यू थी। कंसोलिडेशन करने का मेन ऑब्जेक्टिव यह है कि अगर ये सेटल हो गई है तो फिर तो बात खत्म हो गई, लेकिन अगर सेटल नहीं हुई तो आज ग्रुप बैलेंस शीट में उसको इससे कम शो नहीं करना। अगर एस ने ऑलरेडी रिकॉर्ड कर लिया है और उसने उसको 24 मिलियन पे रिकॉर्ड कर लिया हुआ तो बस फिर तो 24 मिलियन है, लेकिन अगर एस ने रिकॉर्ड नहीं किया या थोड़ा रिकॉर्ड किया हुआ है तो हम ग्रुप बैलेंस शीट में कितनी दिखाएंगे, ये फिर भी 20। ये ऑब्जेक्टिव था बैलेंस शीट का। और 20 की ट्रीटमेंट क्या थी गुडविल की वर्किंग में, नेट एसेट्स में से लेस। क्यों लेस? हाँ, क्योंकि इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि पेरेंट ने इस फड्डे की वजह से, है तो फड्डा ही ना, पेंडिंग केस है, पैसे कम दिए होंगे, तो अगर गुडविल निकालना चाह रहे हैं तो इसको भी अकाउंट फॉर करेंगे। और दूसरा इसका पहलू यह है कि ये एक लॉस वाली बात है ना कि गेन वाली बात है, एक लॉस वाली बात है, एक लॉस है जो एस की बुक्स में रिकॉर्डेड नहीं है, तो एक लॉस वाली बात है तो उसकी इक्विटी में से माइनस ही करेंगे उसको, तो इसलिए वहां से करते हैं इसको माइनस। ग्रुप की नजर में ये नौसत एक्विजिशन के बाद की है कि एक्विजिशन तब पहले की है? पहले की है, तो इसलिए इसको गुडविल की वर्किंग में नेट एसेट्स में से लेस करते हैं कि उस वक्त का है ये लॉस।
अब इनकम स्टेटमेंट में इसका क्या करना है? अगर तो एस ने अभी तक कुछ और नहीं किया हुआ तो ठीक है, कुछ नहीं किया तो कुछ नहीं किया। लेकिन अगर एस फॉर द ईयर इस मामले से रिलेटेड कोई ना कोई एक्सपेंस बना चुका है तो ग्रुप इनकम स्टेटमेंट में उतना ही आना चाहिए जितना ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से फॉर द ईयर बनता है। बहुत मुश्किल बात कर दी। अगर एक्विजिशन डेट पे इसकी फेयर वैल्यू 20 थी और बस उसके बाद एक साल ही और गुजरा है, 1 जनवरी 22, अगर एस ने इस साल में मजीद इसकी कोई अकाउंटिंग की ही नहीं, यानी अभी तक कंटिंजेंट है, तो बस ठीक है, गुडविल की वर्किंग में नेट एसेट्स में से लेस और लायबिलिटी बना लेंगे। लेकिन अगर ईयर एंड तक आते आते एस ने इसको प्रोविजन बना लिया हुआ है 26 मिलियन की, तो एस के एक्सपेंसेस में आ रहा होगा। इनकम स्टेटमेंट बता रहा हूं क्यों, उसने एक्सपेंस डेबिट और प्रोविजन क्रेडिट की होगी। ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से ये 26 का 26 मिलियन पोस्ट एक्विजिशन फटा है, 20 तो प्री एक्विजिशन है ना। ग्रुप की नजर में कितना एक्सपेंस फॉर द ईयर आना ठीक है? 6। एस कितना रिकॉर्ड कर रहा है? तो क्या करें, 20 को उसका एक्सपेंस रिवर्स कर देंगे। इसी तरह अगर एस ने इस साल बस सिर्फ 14 की प्रोविजन बना ली है तो ग्रुप की नजर में ये तो पोस्ट का मसला ही नहीं है भाई, ये तो प्री का मसला है। तो ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से फॉर द ईयर को एक्सपेंस आना चाहिए नहीं, तो क्या करें, इसी को रिवर्स कर देंगे। कॉन्सेप्ट क्या है, फॉर द ईयर अगर ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से कोई एक्सपेंस आना बनता है तो आएगा, वरना रिवर्स हो जाएगा। कंक्लूडिंग पॉइंट दोबारा बता रहा हूं, मेन तगड़ा जुमला यही है, एक्विजिशन डेट पे जो इस फड्डे की नौसत वैल्यू बनती थी वो बनती थी। एक्विजिशन डेट पे गुडविल की वर्किंग में से लेस, क्योंकि पेरेंट को लगता है ये पुराना मसला है, नया मसला नहीं है, इसको हम क्यों अपना एक्सपेंस कहें। अब अगर फॉर द ईयर एस ने मजीद कोई एक्सपेंस इस हवाले से बनाया है तो ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से क्या वो बनाना बनता था कि नहीं बनता था? अगर एस ने इसको फॉर द ईयर 24 मिलियन एक्सपेंस और प्रोविजन क्रेडिट कर लिया हुआ है तो ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से फॉर द ईयर एक्सपेंस ग्रुप की नजर में बस कितना और होना चाहिए? 4, क्योंकि 20 तो इसमें से पुराना मसला था, तो एस 24 एक्सपेंस बना चुका हुआ है, तो क्या करे अब, 20 रिवर्स कर दे। और अगर एस ने सिर्फ 4 मिलियन का एक्सपेंस बनाया हुआ है तो यही रिवर्स कर दे। क्या मतलब? हाँ हाँ हाँ, कि अब ग्रुप बैलेंस शीट में, वो जो बैलेंस शीट में पढ़ा के आया था, ग्रुप बैलेंस शीट में प्रोविजन कितनी आ रही होगी? 24 के 20, अगर ये 24 था तो अगर एस ने उसको 24 बना दिया तो ग्रुप में 24 आनी चाहिए ना, तो ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से 4 से अपडेट हो गई है, तो वो 4 का एक्सपेंस शो हो जाएगा। अब इस कॉन्सेप्ट को, इस ऑब्जेक्टिव को मैंने कुछ फार्मूलों में समेट दिया है, वो फार्मूले आप इनकम स्टेटमेंट वाले नोट्स में देख लें। इनकम स्टेटमेंट वाले जो पुराने नोट्स दिए थे, एसोसिएट वाले नहीं जो सब्सिडरी के पुराने नोट्स हैं ना, उनकी बात कर रहा हूं। उनमें मैंने जो इनकम स्टेटमेंट के नोट्स दिए थे उसमें एडजस्टमेंट नंबर 13 थी। ये जो इनकम स्टेटमेंट के पुराने नोट्स दिए थे उनमें ये एडजस्टमेंट 13 थी। इस ऑब्जेक्टिव को मैंने इन फार्मूलों में समेटा हुआ है। कंटिंजेंट एसेट की तो पहले बात की थी, कंटिंजेंट एसेट को लिफ्ट नहीं कराई कंसोलिडेशन ने, यानी कंटिंजेंट एसेट की होती रहे फेयर वैल्यू, उसको लिफ्ट नहीं करानी होती। ये मैंने
फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट वाली बात में लिखा हुआ था बैलेंस शीट के नोट्स में ना, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट मैंने बात लिखी हुई है कि कंटिंजेंट एसेट की फेयर वैल्यू होती है, होती रहे, उसको नहीं लिफ्ट करानी होती। हमने सिर्फ उन इंटेंजिबल एसेट्स को लिफ्ट करानी होती थी जिनको IAS 38 मना कर देता था कि इंटरनली जनरेटेड है, परचेज्ड होते तो मना ना करता, उनको हम ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से एसेट मान लेते हैं। कंटिंजेंट एसेट को नहीं मानना, क्लियरली लिखा हुआ है IFRS 3 में कि नहीं मानना उसको। वो तो करेंगे ना, वो तो बैलेंस शीट का सवाल है, इनकम स्टेटमेंट की बात करो। अगर एस ने रिकॉर्डिंग की है लेकिन 20 से कम की है तो जितनी की है वो सब रिवर्स कर देंगे, और अगर 20 से ज्यादा कर ली हुई है तो जितना इस साल एक्सपेंस बनाया, ये जो मैंने तीसरा केस बनाया ना, ये आपको समझ नहीं आई होगी और आप पूछना भी नहीं चाह रहे। एस 31 दिसंबर 22 पे प्रोविजन बना चुका हुआ था 18 मिलियन। अब ये इस प्रोविजन को बढ़ाकर 25 मिलियन पे ले आया है। एक्सपेंस इस साल कितना बनाया होगा जो नहीं बनना चाहिए था? इस 7 को रिवर्स करना। क्या? अच्छा जी, केस 1 क्या बनाया हुआ कि अगर ईयर एंड तक मसला अभी तक चल रहा है लेकिन एस ने रिकॉर्ड ही कुछ नहीं किया, तो बस कुछ नहीं किया तो कुछ नहीं किया। एस ने जब रिकॉर्ड ही कुछ नहीं किया और वो एक्सपेंस में कुछ लाया ही नहीं है तो बस कोई मसला नहीं, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया है। एस ने कुछ भी नहीं किया अपनी बुक्स के अंदर। कंटीजेंट लायबिलिटी तो बुक्स में नहीं आती ना, तो ईयर एंड आ गया है, अभी तक पेंडिंग है मसला और अभी तक एस ने इसको प्रोविजन वाली कैटेगरी तक नहीं पहुंचाया। एस की बुक्स में कुछ भी रिकॉर्डेड नहीं है, कोई एक्सपेंस नहीं है, तो नहीं है तो नहीं है, तो हम भी कुछ नहीं करेंगे। केस 2, एस ने लायबिलिटी बना तो ली है ये, लेकिन इससे कम बनाई हुई है, तो इस साल में उसने 18 एक्सपेंस बना लिया होगा ना, 18 रिवर्स कर देंगे। इसमें उसने 18 एक्सपेंस बना लिया हुआ है, बनाना चाहिए नहीं, रिवर्स कर देंगे 18। ये केस 2 लिखा हुआ। है जी, एक्विजिशन डेट की तो कोई इनकम स्टेटमेंट नहीं होती ना भाई, एक्विजिशन डेट की तो कोई इनकम स्टेटमेंट नहीं होती ना, इनकम स्टेटमेंट तो उसके बाद की होती है। 2 हफ्ते बहुत होते हैं भूलने के लिए। एक्विजिशन डेट पे तो कोई इनकम स्टेटमेंट नहीं है ना, गुडविल की वर्किंग एक्विजिशन डेट की वर्किंग है, उसमें हमने गुडविल की वर्किंग में से इसको लेस किया और लायबिलिटी बना लिया। अब उसके बाद क्या करना है बैलेंस शीट में काफी तफसील से ये बता चुका, वो क्लास आज भी मौजूद है यूट्यूब पे, वो दोबारा देख लेना। इनकम स्टेटमेंट में तो इसके बाद की कहानी होती है, एक्विजिशन डेट पे इनकम स्टेटमेंट में कुछ नहीं हो रहा होता। एक्विजिशन डेट तक ये 20 मिलियन गुडविल की वर्किंग में डाल दिया एज नेगेटिव, बस अब यहां से आगे चलते हैं। 31 दिसंबर 22 आ गया, एस ने कुछ बुक्स में कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, कोई एक्सपेंस नहीं, कोई प्रोविजन नहीं, तो बस कुछ नहीं तो कुछ नहीं। केस 2, एस ने अपनी बुक्स में 18 मिलियन तक की प्रोविजन बना ली है, ये 20 से कम ही, 20 से कम ही है, इसने 18 मिलियन की प्रोविजन बना ली। ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से ये पोस्ट फेज का एक्सपेंस है, तो क्या करेंगे? रिवर्स। ये मैंने केस 2 बनाया हुआ है।
कि एस ने जो भी ड्यूरिंग द ईयर एक्सपेंस बनाया है वो रिवर्स कर दें। अच्छा, बल्कि मैं इसको और तोड़ देता हूं, 15। चलो क्या करें भाई, 2022 में 15 को रिवर्स कर दें। 2023 आ गया, एस पहुंच गया 18 तक, 3 एक्सपेंस एस ने और बनाया होगा। ग्रुप पॉइंट ऑफ ऐसे कोई एक्सपेंस है, क्या करें, फिर केस 2 पे हूं मैं अभी। तो केस 2 की हेडिंग को अच्छी तरह समझ लें, ये दोनों मैंने केस 2 की मिसालें बोली हैं। मैंने जो केस 2 का फार्मूला बनाया हुआ है, ये मैंने दोनों केस 2 ही की मिसालें बोली हैं। केस 2 की हेडिंग देख के उसमें जो मैंने प्लस माइनस लिखा हुआ है वो समझ लें। मैंने ये 15 और 3 की बात की हुई है, 15 और 18 की बात हेडिंग में की हुई है। हेडिंग में मैंने 15 और 18 लिखा हुआ, लेकिन डब्बे के अंदर किसकी बात की हुई है, 15 और 3 की। मैंने केस 2 बनाया है कि अब अगर एस अपनी बुक्स में लायबिलिटी बना चुका है लेकिन 20 से कम, केस 2 की हेडिंग देखो ना, तो फिर जितना एस ने फॉर द ईयर एक्सपेंस बनाया है वो हम रिवर्स कर देंगे। क्या मतलब रिवर्स करेंगे, एक्सपेंसेस में से भी निकाल देंगे और एनसीआई की वर्किंग में एस के पैट में ऐड बैक कर देंगे। अब आते हैं केस 3 पे। इकतीस दिसंबर 24 आ गया। अच्छा, मुझे लग रहा है केस 3 पहले मैं ना थोड़ा गलत बोल गया था, चलो अच्छा और खोल लिया इसको। अब 31 दिसंबर 24 आ गया, अब ये पहुंचा गया है 24 तक। कितना एक्सपेंस और बना लिया, 6। अब बताएं ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से एस ने क्या किया हुआ है, 6 को एक्सपेंस बनाया हुआ है। ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से बस 4 और बनना चाहिए है। हाँ, मैंने कहा था सारा ही रिवर्स कर देंगे। हाँ, ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से 4 होना बनता है, 4 होना बनता है। एस ने 6 बनाया हुआ है तो 2 रिवर्स कर देंगे। अब इस 2 की फिगर ना मैंने कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला ये बना दिया है, क्योंकि जो इतना सोच पाएगा ना दफा करे फार्मूले को, जिसको लग रहा है कि नहीं इतना सोचा नहीं जाना, तो मैंने फार्मूला बना दिया। देखें फार्मूला है, मैंने ये कहा कि एस ने 2024 में प्रोविजन 18 से 24 तक पहुंचा दिया, तो 6 का एक्सपेंस बनाया ना। ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से मजीद एक्सपेंस तब आना था जब बात 20 से ऊपर निकलनी थी। तो फॉर द ईयर ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से 4 मिलियन एक्सपेंस होना चाहिए, एस ने 6 बनाया हुआ है तो 2 रिवर्स कर देना। अब ये 2 का फिगर मैंने कैसे निकाला, ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से 4 और बनना चाहिए, 6 बनाया हुआ है, 2 रिवर्स कर दें। अगर आपको ये कॉन्सेप्चुअली समझ आता है तो ना देखें फार्मूला, नहीं तो मैंने फार्मूला समेट दिया सारे लोगों के लिए। पॉज करना ना। अच्छा, अब उसका फार्मूला मैंने ये बनाया कि 20 मिलियन माइनस ये कितना बना, 2 रिवर्स कर दें। इकतीस दिसंबर 25 आ गया, एस पहुंचा गया इसको 27 मिलियन तक। एस ने 3 एक्सपेंस और बनाया होगा, तो ये आना चाहिए ना या नहीं, आना चाहिए। तो फॉर्मूले में पुट करके देखते हैं फिगर। 20 मिलियन माइनस 24, तो ये तो नेगेटिव आ गया ना, बस दफा करें, एप्लीकेबल नहीं रहा। जी हाँ, 2025 आ गया हुआ है, किसमें से, पिछले साल वाला, लास्ट ईयर। देखिए, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है ना तो कॉन्सेप्ट पे चल लें। ये तो मैंने फार्मूला बहुत सोच समझ के सारे केसेस बना के फार्मूला याद किया था, ये मैंने किया था लास्ट टाइम, तो वो फार्मूला बना के दिया। अब वो समझ आते तो ठीक है, नहीं तो है ट्रिकी है।
ठीक। इसलिए कि मैंने आपको शुरू से चलाया है। सवाल में तो आपको डाटा 25 का दिया होगा। फिर चलें, अब आप सवाल पढ़ लीजिए ऑटम 19 का। ऑटम 19 ये एसोसिएट सिलेबस में आने के बाद पहला ही सवाल था। है? हाँ हाँ, ऑटम 19 अटेम्प्ट। अच्छा, ये इनकम स्टेटमेंट के जो सवाल किए हैं ये मुश्किलें एसोसिएट की नहीं है, ये पेरेंट सब्सिडरी की ही मुश्किलें हैं। ऑटम 2019 ऑटम 2019 अटेम्प्ट में ये क्वेश्चन नंबर 6 था, गोल्डन लिमिटेड, सिल्वर लिमिटेड, ब्रॉन्ज लिमिटेड। पढ़ लें तो मैं करता हूं। हाँ जी, पढ़ लें तो शुरू करूं। पार्ट ए ग्रुप इनकम स्टेटमेंट और पार्ट बी वो जो बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट एंड एसोसिएट आता है वो। ऑटम 19 जीएल कंसोलिडेटेड
SOCI फॉर द ईयर एंडिंग क्या है? जून 30 सेल्स 2500 प्लस एस कौन है? SL है। तो SL को खरीदा कब था? 1 जुलाई, यानी इस साल में पूरा पूरा ही है, तो बस वो महीने करने की जरूरत नहीं है। तो SL की सेल्स 20, चले आगे। कॉस्ट ऑफ सेल्स 11 प्लस 1550 प्लस अच्छा ओके 1550 और 1150 ग्रॉस प्रॉफिट। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हाँ जी 810 और 520। आगे अदर इनकम 350 180। आगे फाइनेंस कॉस्ट हाँ जी 90 और 60। और शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट। कैसे पता एसोसिएट का सवाल है? 35% शेयर्स खरीदे में उसके BL के, तो शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट। टैक्स है सवाल में? है टैक्स है? नहीं है ना, तो बस ठीक है। नेट प्रॉफिट। OCI है? OCI है। ये OCI की फिगर दी हुई है या सरप्लस का बैलेंस दिया हुआ है? कैसे पता? ड्यूरिंग द ईयर। ये OCI की फिगर दी हुई है, तो OCI में रीवैल्यूएशन है और एसोसिएट की भी है ना। तो शेयर ऑफ OCI फ्रॉम एसोसिएट, ये हो गया टोटल कंप्रिहेंसिव इनकम, प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू शेयर होल्डर्स ऑफ GL और NCI वर्किंग 1। टोटल कंप्रिहेंसिव इनकम एट्रीब्यूटेबल टू शेयर होल्डर्स ऑफ GL और NCI। और मशवरा आपको ये दिया था कि पहले सब्सिडी का सवाल फारिग कर लें, फिर एसोसिएट पर नजर डालें। वर्किंग 1 NCI, SL का पैट कैलकुलेट कर ले। कैलकुलेटर पकड़ लें और कैलकुलेट कर दें। चले जी, अब हम सवाल खेलते हैं। SOCI का सवाल, सारी इनकम स्टेटमेंट बना ली, ब्रैकेट में P+S लिख लिया और NCI की वर्किंग खोल ली। एसोसिएट का सवाल मैंने आपसे कहा था बाद में करें, पहले सब्सिडी फारिग कर लें। पॉइंट नंबर 1,
500 नहीं बन रहा। चलिए आगे। पॉइंट नंबर 1 टेबल है परसेंटेज का, ठीक है कर लेंगे इस्तेमाल। पॉइंट नंबर 2 इन्वेस्टमेंट करते हुए, चूंकि इसी साल इन्वेस्टमेंट की है, तो जो शेयर्स खरीदते हुए ट्रांजैक्शन कॉस्ट आई होती है, क्या करेंगे उसको एक्सपेंस बना देंगे। तो इसको हम बना देते हैं एक्सपेंस, चाहे तो फाइनेंस कॉस्ट में शामिल कर लें, चाहे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में कर लें, दोनों ठीक है। पेरेंट के लिए एक एक्सपेंस है ना, तो इसको एक्सपेंस बना लिया। पॉइंट नंबर 3, अच्छा पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4 ये तो गुडविल कैलकुलेट करवा रहा है, तो इनकम स्टेटमेंट का सवाल है, गुडविल कैलकुलेट करें। एक तो पहला साल है नेगेटिव गुडविल हो सकती है दूसरा हो सकता है सवाल वाला कहे कि इतने % इंपेयर हो गया, तो इसलिए गुडविल की इंफॉर्मेशन दी होती है। अब यहां पर कहीं इंपेयरमेंट की बात कर रहा है गुडविल की? नहीं, तो फिर भी हमें गुडविल की वर्किंग करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? पहला साल है, हो सकता है नेगेटिव गुडविल हो, तो गुडविल की करते हैं वर्किंग। अच्छा, इसमें ना एग्जामिनर ने एक बड़ी जबरदस्त शरारत की थी। इन्वेस्टमेंट में क्या क्या है? हाँ जी, शेयर्स हैं कितने? 175 मिलियन है, और इनको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। जीएल का शेयर उस वक्त कितने का था? 20, 30, और क्या है? कैश पेमेंट आफ्टर 3 इयर्स। तो डेफर्ड आ गई, 1000 को डिस्काउंट 12% पे 1.12 पावर -3। सेवन वन चले 2 बस। तो फिर अगर इन्वेस्टमेंट ये है तो फिर ऊपर टेबल में क्या है? पॉइंट नंबर 2 की अंग्रेजी देखते हैं, 3 की। फॉलोइंग कंसिडरेशंस रिलेटिंग टू एक्विजिशन ऑफ शेयर्स आर स्टिल अनरिकॉर्डेड। ये वो हैं जिनको भी रिकॉर्ड नहीं किया हुआ। तो फिर ऊपर कहां से आ रहा है टेबल? वो रिकॉर्ड्स में से है, यानी कुछ कैश इमीडिएटली भी था, वो है 1400। तो इमीडिएट कैश भी था, वो चूंकि ऑलरेडी रिकॉर्ड हो गया था, वो ऊपर टेबल में आ रहा है। और पॉइंट 3 में लिखा हुआ है ये वो मजीद है जो अभी रिकॉर्ड नहीं हुई। तो ये शरारती काम था कि ये स्टूडेंट्स मिस कर गए होंगे हैं। हाँ जी, हाँ जी, एनसीआई फेयर वैल्यू प्रोपोर्शनेट। तो फिर फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई आ जाएगी। एनसीआई के पास शेयर्स रहे कितने गए? पॉइंट नंबर 1, एस का टोटल कैपिटल है 500 मिलियन शेयर्स, नहीं 600 मिलियन शेयर्स, उसमें से 70% ले लिए पी ने। एनसीआई के पास रह गए 180। तो एक मार्केट में उस वक्त कितने का? 17, 30, और इसमें से लेस उस वक्त के नेट एसेट्स। एस का कैपिटल 6000, प्रीमियम नहीं है, रिटेन अर्निंग्स 3000।
पॉइंट नंबर 4, एक्विजिशन डेट पे एस का एक इंटरनली जनरेटेड सॉफ्टवेयर था जिसकी फेयर वैल्यू 150 थी। ये पहले भी एक सवाल में ऐसा पॉइंट आया था। एसएल इसको अपनी बुक्स में एक्सपेंस बना चुका हुआ था। क्यों? क्योंकि कंडीशंस पूरी नहीं हो रही थी। कोई बात नहीं, फेयर वैल्यू तो है, तो इसको हम लोग सॉफ्टवेयर मान लेंगे 150। ये पहले भी इस तरह का मिलता जुलता सवाल था डेवलपमेंट का। फिर उसके बाद एक्विजिशन डेट पे कंटिंजेंट लायबिलिटी थी जिसकी उस वक्त फेयर वैल्यू थी 60। तो कंटिंजेंट लायबिलिटी गुडविल की वर्किंग में हो जाएगी लेस। 90 तो वो वैसे अपने नोट्स में कहानियां डिस्क्लोज कर रहे थे। किसी ने केस किया होगा 90 मिलियन का, फेयर वैल्यू उसकी 60 है, तो हमने तो फेयर वैल्यू लेनी। ये हो गई गुडविल। नाइन गुडविल आ जाएगी 418 नेगेटिव, इसीलिए हुई थी गुडविल की वर्किंग। ये 418 इधर आ जाएगी अदर इनकम में। चले जी वापस, पॉइंट नंबर 2 हो गया। पॉइंट नंबर 3, ये गुडविल तो निकाल ली, लेकिन अब वैसे इनकम स्टेटमेंट के सवाल के लिए देखते हैं उसको। पॉइंट नंबर 3, इनकम स्टेटमेंट में चूंकि पेरेंट ने प्रॉपर रिकॉर्डिंग ही नहीं की है, अच्छा कर लें। जी पॉइंट नंबर 3, एक तो पेरेंट ने चूंकि रिकॉर्डिंग ही नहीं की तो उन्होंने डेफर्ड का तो किया कुछ नहीं। तो अब हम क्या करें, 1 साल गुजरा है तो इस पे 1 साल का इंटरेस्ट एक्सपेंस आएगा। तो 712 पे 12% कितना, 85 पॉइंट, ये फाइनेंस कॉस्ट में ऐड हो गया। और पॉइंट 3 में कुछ नहीं। पॉइंट 4, पहला बुलेट पॉइंट, सॉफ्टवेयर है, इसको हमने 150 मिलियन का सॉफ्टवेयर माना है और इसकी लाइफ 5 साल है, तो 1 साल की आ जाएगी अमोर्टाइजेशन। $150 के पास लाइफ है 5, तो एस के प्रॉफिट में से लेस और एक्सपेंस है, तो इसको हम यहां पर एक्सपेंस बनाएंगे 30।
वो जिन क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ सेल में चार्ज करते हैं ना, उसमें पक्का पक्का पता चल रहा होता है कि फैक्ट्री का एसेट है, तो इसलिए वो कॉस्ट ऑफ सेल में डालते हैं, वरना बस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। पॉइंट 4 है ये सॉफ्टवेयर वाला, इतना बुरा शायद ना मानता। दूसरा बुलेट पॉइंट, ये जो अभी इस सवाल से पहले पढ़ाया है, एक्विजिशन डेट पे इस कंटिंजेंट लायबिलिटी की फेयर वैल्यू है 60, ईयर एंड आ गया है और एस इसको 40 पे लायबिलिटी मतलब प्रोविजन बना चुका है, तो 40 को वो एक्सपेंस बना चुका है, रिवर्स कर देंगे 40, यहां से निकाल देंगे 40 और इसके इस प्रॉफिट में भी ऐड बैक कर देंगे। और अगर एस इस साल 70 प्रोविजन बना चुका होता तो फिर 60 रिवर्स कर देते, 10 ठीक है, 60 रिवर्स हो जाता, मतलब 70 वो एक्सपेंस बना चुका तो 10 तो बनना चाहिए, हम 60 रिवर्स कर देते। यानी वो जो फार्मूले मैंने बनाए हुए हैं, अगर कोई फार्मूले देखता हो तो मैंने केस 2 किया है। ये हो गया पॉइंट 4 जी, अगर 70 होता तो केस 3 है, केस 3 है, नहीं पहले ईयर में होगा तो वो -0, बड़ा रिसर्च करके फार्मूले बना के दिए हुए, अगर वो पहले ही सवाल में हो गया तो एक्विजिशन डेट फेयर वैल्यू -0। पॉइंट नंबर 5, सेल्स है, एसएल ने जीएल को, एस सेलर है, तो एक तो निकाल देंगे सेल कॉस्ट ऑफ सेल में से, कितनी है 506 और इस पे यूआरपी, चूंकि एस सेलर है तो यहां से लेस, कितनी पड़ी हुई है स्टॉक में 138, कितना मार्कअप मार्जिन 15/18, यहां से लेस और कॉस्ट ऑफ सेल में ऐड। पॉइंट 6, जी, जीएल ने एसएल को और बीएल को, तो बीएल वाली बात अभी रहने देते हैं, एसएल की बात करते हैं। पेरेंट ने एसएल को लोन दिया है, तो इसका इनकम स्टेटमेंट से क्या ताल्लुक है, इंटरेस्ट इनकम, बैलेंस तो बैलेंस शीट में, इंटरेस्ट इनकम एलिमिनेट करेंगे, 150 मिलियन 12% 6 महीने, तो इंटरेस्ट इनकम और एक्सपेंस दोनों निकाल देते हैं। डेफर्ड को फिर आगे हवा भरनी होती ना इसमें, पेरेंट ने क्योंकि रिकॉर्ड ही नहीं किया हुआ था तो उसने इंटरेस्ट एक्सपेंस भी नहीं रिकॉर्ड किया हुआ था। पॉइंट नंबर 7, इंटरेस्ट एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं किया हुआ, लिखा तो हुआ है। पॉइंट नंबर 3 की अंग्रेजी यहां से शुरू हो रही है, फॉलोइंग कंसिडरेशंस रिलेटिंग टू एक्विजिशन आर स्टिल अनरिकॉर्डेड, तो उसने इस वादे को रिकॉर्ड ही नहीं किया हुआ ना। अरे तो उसने जब रिकॉर्ड ही नहीं किया तो हवा किस में भरेगा, कौन सा लोन, अच्छा अच्छा पॉइंट 6 कह रहे हैं, इसमें क्या मसला है, हाँ तो बनाई है, एलिमिनेट किया ना मैंने,
एक ने दूसरे को लोन दिया हुआ है, तो एक का इंटरेस्ट एक्सपेंस है, दूसरे की इंटरेस्ट इनकम है, वो एलिमिनेट किया है। यार अब तो कंसोलिडेशन किए हुए इतना अरसा हो गया है, इसका एसोसिएट से तो कोई ताल्लुक ही नहीं है। टोटल एस के शेयर्स कितने हैं? पॉइंट नंबर 6 डन। पॉइंट 7, पेरेंट और एसोसिएट रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो करते हैं, जबकि सब्सिडियरी कॉस्ट मॉडल फॉलो करती है। तो हम सब्सिडियरी को करा लेते हैं रिवैल्यूएशन फॉलो, और अगर वो रिवैल्यूएशन कर ले तो फॉर द ईयर उसका ओसीआई में 35 आ जाएगा। अच्छा, वो ओसीआई तो मैंने लिखा ही नहीं था। ये क्या फिगर थी पेरेंट की? 60। तो अगर एस को भी रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो करा लें तो उसका गेन आ जाएगा 35। ईयर एंड पे हुआ है ना, सब्सिडी हो गया खत्म है। ये पहले था ना, स्प्रिंग 23 मैंने किया था बोर्ड पे, ऑटम 22, स्प्रिंग 22 किए ही सारे। ये 20 है पॉइंट नंबर 2, जो पेरेंट ने ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे की तो उसको हम एक्सपेंस बनाते हैं। 30 ये पता नहीं क्या है, ये एमोर्टाइजेशन चार्ज की है। खत्म हो गई सब्सिडी। ये निकल आया पैट। $492। एनसीआई है 30। 147 पॉइंट। लो जी, ये हो गई सब्सिडी। अब आते हैं एसोसिएट के सवाल पे। एसोसिएट की कोई ओसीआई है? चलें उसको तो फारिग करें ना। कितनी है? 20 का 35%, 7। चलो ओसीआई तो फारिग हुई। शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट, एसोसिएट का पैट फॉर द ईयर। जी सवाल से कर लें कैलकुलेट, जैसे सब्सिडी का किया था। 120 तो नहीं मिला लिया, इनटू 35%, 137। ये सवाल के ट्रायल से ही किया है, जैसे सब्सिडी का 500 निकाला था वैसे ही किया है। चलें जी आगे, क्या क्या करना होता है इसमें? एसोसिएट की कोई इम्पेयरमेंट हो तो है, कोई नहीं है। फिर एसोसिएट की कोई यूआरपी वगैरह, तो सेलर कौन है? जीएल, पेरेंट सेलर है, तो उसका यूआरपी हम वहां नहीं लेस करते, कॉस्ट ऑफ सेल में ऐड करते हैं। कितना यूआरपी? 69 पे 15/15 इंटू 35%। ये 3.15 ब्रैकेट में करने की बजाय ना, ये मैं आपको पार्ट बी भी साथ खोल के देता हूं। पार्ट बी क्या है? जो बैलेंस शीट में आना था इन्वेस्टमेंट एंड एसोसिएट। अभी दिखाता हूं। पेरेंट ने एसोसिएट में इन्वेस्टमेंट कितनी की हुई है? 20। कब की है?
1 जनवरी 17। अच्छा, ये जो आपको इन्वेस्टमेंट नजर आ रही, ये ऊपर ट्रायल में आ रही है नजर, इसमें क्या ऐड करते हैं? एसोसिएट की रिटेन अर्निंग में हिस्सा, वो कितनी है? आज कितनी है? तब कितनी थी? रिटेन अर्निंग में हिस्सा लेते हैं ना, ये वो आ गया कितना? 140। ये जो 2200 दी हुई है, इसके साथ डेट लिखी हुई? क्या लिखी हुई? अगर 1 जुलाई 18 लिखी होती तो उसमें हम फिर 137 को ऐड करते पहले, फिर वो ईयर एंड की रिटेन अर्निंग बनती। ये मैंने साथ पार्ट बी खोल लिया उस 3.15 की वर्किंग दिखाने के लिए आपको। पार्ट बी में ये मांगा हुआ है ना, इन्वेस्टमेंट रिटेन अर्निंग का हिस्सा, आज की रिटेन अर्निंग माइनस एक्विजिशन डेट की, अदर रिजर्व में हिस्सा है ही नहीं, लेकिन ये तो आए हैं इस साल 7। इस साल नए आए हैं। और इन्वेस्टमेंट में क्या आता है? इंपेयरमेंट है, वो लेस होती है, नहीं है। और अगर यूआरपी और पी सेलर है तो हां पी सेलर है। कितनी चीजें हैं? 161, 15/115 इंटू 35%, 69 है भाई। यूआरपी स्टॉक कितना है? अच्छा नहीं, वो कॉपी गलत हुआ है। स्टॉक 69 है, स्टॉक 69 है, स्टॉक 69 है, 161 गलत लिखा हुआ। कितना? 3 बस एसोसिएट भी खत्म हो गया। ये था एसोसिएट। एसोसिएट के साथ तो इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन को एलिमिनेट करते ही नहीं है। पेरेंट सब्सिडरी का तो इंटरेस्ट इनकम कॉस्ट उड़ानी है, एसोसिएट वाली तो करते ही नहीं एलिमिनेट, तो उसका कुछ भी नहीं करना। पेरेंट ने एसोसिएट को लोन दिया हुआ है तो उसका इंटरेस्ट एक्सपेंस, उसकी इंटरेस्ट इनकम, तो उसको तो एलिमिनेट ही नहीं करते। जब कंसोलिडेट ही नहीं कर रहे तो एलिमिनेट किस बात का? बस खत्म हो गया सवाल, डन। अच्छा, अब ऐसा करते हैं कि मैं सामने 137 कहां से आया? बड़ी देर लगा दी पहुंचने में। ये 500 कहां से आया? है सर ये 3500 माइनस वो 3000। अच्छा अच्छा, ऐसे किया आपने। अच्छा, ऊपर इनकम एक्सपेंसेस का टोटल करो ना, ऊपर ट्रायल में इनकम एक्सपेंसेस का नेट करो ना। एसएल का ट्रायल से प्रॉफिट निकालो ना। निकला कि नहीं? 2050 माइनस 1150 माइनस 520 प्लस 180 माइनस 8,
यही वाला सलूक बीएल के साथ भी कर लो तो 137 आ जाएगा। ये सवाल हो गया, डन। अच्छा जी, अब ऐसा करते हैं कि एक तो आपको वो इनकम स्टेटमेंट की एक एक्सेप्शन बतानी रह गई थी, है? ये अब सारे ब्रैकेट बंद हो जाएंगे। चले, इसको ऊपर वो लाइट अब खोल लिया ना मैंने। ऑटम 19 कर दिया बोर्ड पे। उसके बाद अगला था स्प्रिंग 20। ये क्लास में किया था स्प्रिंग 20? नहीं किया था। नहीं, क्लास में किया हुआ मैंने, होमवर्क दिया था ना, तो बस डिस्कशन करता जा रहा हूं ना। स्प्रिंग 20, इसमें अच्छा, अब ये रिकॉर्ड तो हो ही रहा है, जो जब कभी कर ले तो फिर सुन लेना इसको। स्प्रिंग 20 में मसला ये था कि ये फॉलोइंग हैं जो स्टिल अनरिकॉर्डेड है, बिल्कुल पहले जैसा पॉइंट। तो पेरेंट ने शेयर्स खरीदते हुए अपनी जमीन ट्रांसफर कर दी, लेकिन उसने इस ट्रांसफर करने की एंट्री ही नहीं की, यानी जमीन आज भी उसकी बुक्स में आ रही है। तो जमीन को बुक्स में से निकाल देंगे 88 और 20 मिलियन का प्रॉफिट रिकॉर्ड कर लेंगे। 115 मिलियन पे करने का वादा है 2020 में। अगर 2019 का प्रॉफिट इस टारगेट को पूरा कर गया तो कंटिंजेंट कंसिडरेशन, एक्विजिशन डेट पे इस वादे की फेयर वैल्यू 70 बिलियन थी, गुडविल की वर्किंग में 70 आ जाएगा। ईयर एंड तक पहुंचते पहुंचते टारगेट पूरा हो गया, यानी पक्का हमने पैसे देने ही देने हैं, तो अब इस वादे की फेयर वैल्यू पूरी 115 हो जाएगी। तो इस 70 को 115 तक पहुंचाने के लिए 45 का मजीद एक्सपेंस बन जाएगा। पॉइंट नंबर 4, इस जैसा क्लास में खुद एक सवाल किया था मैंने कि जो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट वाली इन्वेंट्री थी, जितनी बिक गई वो एसेट बिकने वाली फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट, और जितनी बची रह गई वो एसेट बैलेंस शीट में मौजूद वाली फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट। और इस सवाल में मेरे हिसाब से कोई बात नहीं है, जिसने किया है कुछ पूछना है तो पूछे। स्प्रिंग 20 के बाद ऑटम 20। ये क्लास में किया था, ये भी होमवर्क दिया था। चलें जी, शेयर्स खरीदते हुए अपनी एक बिल्डिंग बेची थी, उस बिल्डिंग की फेयर वैल्यू थी 226, बुक वैल्यू थी 150। पेरेंट को करना यह चाहिए था कि इन्वेस्टमेंट डेबिट, बिल्डिंग क्रेडिट 226, 150 और 76 का प्रॉफिट। फेयर वैल्यू पे इन्वेस्टमेंट, बुक्स में से बिल्डिंग निकाल के प्रॉफिट रिकॉर्ड करना था, लेकिन हुआ क्या, उसने ये एंट्री 226 की बजाय 150 पे रिकॉर्ड कर ली, तो 76 का प्रॉफिट ही रिकॉर्ड नहीं किया, वो अब कर लेंगे।
दूसरा बुलेट पॉइंट कोई मसला नहीं। फिर इसमें हाँ, पॉइंट नंबर 3, सेकंड बुलेट पॉइंट, 50 मिलियन का एक कंटिजेंट एसेट है, होती रहे इसकी फेयर वैल्यू 15 मिलियन। IFRS 3 ने क्लियरली मना किया हुआ है कि कंटिजेंट एसेट को नहीं बैलेंस शीट में एसेट बना लेना। ये मैंने बैलेंस शीट वाले नोट्स में फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट में लिख के भी दिया हुआ, तो इसका कुछ भी नहीं करना। और इस सवाल में ये IFRS 9 टेस्ट हुआ था, इन्वेस्टमेंट थी, इनके ऊपर गेन लॉस आना था, फेयर वैल्यू थ्रू OCI था, एक का फेयर वैल्यू थ्रू P&L था, वो रिकॉर्ड नहीं किया हुआ, तो अब कर लें। फेयर वैल्यू थ्रू OCI था दोनों का, तो ये IFRS 9 टेस्ट हुआ था और इसकी कैलकुलेशन में IFRS 9 वाली बात आ रही है। जितने का खरीदा था, ट्रांजैक्शन कॉस्ट, तो ये IFRS 9 टेस्ट हुआ है। जिन्होंने किया है उन्होंने कुछ पूछना है तो पूछें। ऑटम 20 क्या, इसके बाद आता है स्प्रिंग 21। स्प्रिंग 21 ये होमवर्क दिया था कि बोर्ड पे किया था? होमवर्क दिया था। इसमें मसला होगा पॉइंट नंबर 3 में। पॉइंट नंबर 3, HL ने जब ML को खरीदा था अपॉन एक्विजिशन, तो HL का प्लान ये था कि रीस्ट्रक्चरिंग करेगा, होगा प्लान, बनाया होगा उन्होंने प्लान। 70 मिलियन अब तक खर्च हो चुका, रिकॉर्ड भी हो चुका। अब बाकी 10 मिलियन की क्या प्रोविजन है, नहीं है, रिकॉर्ड की है, नहीं की है, करनी बनती है, नहीं करनी बनती है, ऐसा तो कुछ भी नहीं कहा हुआ। तो पेरेंट और सब्सिडरी ने बाय डिफॉल्ट सब कुछ सही सही किया होता है रिकॉर्ड, कोई गलती की होगी तो बताया होगा, तो इसलिए इसका कुछ भी नहीं करना। हाँ, तो इतनी फालतू बात एग्जामिनर ने दी ही क्यों? पार्ट बी के लिए फालतू बातें बताएं 2 नंबर, इसलिए फालतू बात की हुई थी। तो इस पॉइंट में 70 मिलियन और 10 मिलियन का कुछ भी नहीं करना था। और आपने कुछ पूछना है तो पूछे, क्योंकि अब सबने सब सवाल कर लिया और किसी को कोई मसला नहीं हुआ, इसलिए कोई कुछ पूछ भी नहीं रहा। ऑटम 21 मेरा ख्याल है ये क्लास में किया था। स्प्रिंग 22 ये क्लास में किया था, मेरा ख्याल है किया था। हाँ जी, काफी तगड़ा सा सवाल था। और स्प्रिंग 23 भी क्लास में कर लिया था। तो लास्ट ऑटम 22, इसमें आपको यकीनन मसला होगा पॉइंट नंबर 3 में। जिसने भी किया होगा पॉइंट 3 में इसमें मसला होता है। इसमें आईकैप के सोल्यूशन से मैं इख्तलाफ कर रहा हूँ, मैं आपको उसकी वजह भी बता देता हूँ। पॉइंट नंबर 3 समझाता हूँ। HL ने एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी खरीदी, और अच्छा ये पेरेंट है और ये सब्सिडरी है, या उल्टा बोल दिया? HL पेरेंट ही है ना? हाँ, पॉइंट नंबर 3 समझा रहा हूं। HL ने यानी पेरेंट ने 1 जनवरी 22 को एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी खरीदी। अच्छा, अब जब वो कह रहा है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, तो इसका मतलब है पेरेंट की इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ही है। पेरेंट ने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी खरीदी और इसकी लाइफ थी 30 साल, खरीदी थी उसने 600 मिलियन की और उसने किराए पे दे दी सब्सिडरी को 4 मिलियन पर मंथ पे। ईयर एंड आया, चूंकि पेरेंट ने इसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फेयर वैल्यू मॉडल पे रखा हुआ है, तो उसने इसको 650 पे अपडेट कर दिया। अब अगर पेरेंट के हिसाब से देखें तो ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है फेयर वैल्यू मॉडल, और पेरेंट ने इस 600 को 650 पे अपडेट कर रखा है, 50 मिलियन का गेन रिकॉर्ड कर लिया है।
लेकिन चूंकि ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पेरेंट के लिए इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जरूर है, ग्रुप के लिए पीपीई है। क्यों ग्रुप के लिए पीपीई है? क्योंकि सब्सिडरी को रेंट पे दी है तो ग्रुप के अंदर ही है। अब जब ग्रुप के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है ही नहीं, तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की अकाउंटिंग रिवर्स करके पीपीई की अकाउंटिंग करेंगे। तो जो पेरेंट ने 50 मिलियन का गेन रिकॉर्ड किया हुआ है, जो पेरेंट ने 50 मिलियन का गेन रिकॉर्ड किया हुआ है वो रिवर्स हो जाएगा। और इसको पीपीई बनाना है तो डेप्शन चार्ज करेंगे 600 मिलियन पे, 650 पे नहीं, 600 मिलियन पे ये डेप्शन चार्ज कर दी। और चूंकि ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रॉपर्टी है ही नहीं, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ही नहीं है, तो रेंट इनकम और रेंट एक्सपेंस को रिवर्स कर दिया। अब यहां पर ये पॉइंट ना सीफैप में एक से ज्यादा दफा टेस्ट हुआ है और एक दफा में उन्होंने रेंट इनकम रेंट एक्सपेंस को रिवर्स किया हुआ है और एक दफा में नहीं किया हुआ। और कैफ में टेस्ट हुआ, इन्होंने इसको रिवर्स नहीं किया। मेरा इसको रिवर्स करने के पीछे लॉजिक ये है कि ये हम कोई इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन को नहीं एलिमिनेट कर रहे। यानी ऐसा नहीं है कि कोई इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन एलिमिनेट हो रही है। अगर कोई इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन एलिमिनेट हो रही होती तो फिर हम इनकम एक्सपेंसेस को नहीं बैलेंस शीट से उड़ाते। ये हम IAS 40 को खत्म कर रहे हैं क्योंकि है ही नहीं ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। तो जब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ही नहीं है तो फिर कौन सा इन्वेस्टमेंट रेंट इनकम और रेंट एक्सपेंस? तो इसलिए मेरे हिसाब से ये रिवर्स होना चाहिए। अच्छा, इस तरह की चीजें ना IFRS 3 में नहीं लिखी होती, ये कॉन्सेप्चुअली ही हैंडल होती। तो इसलिए सीए फाइनल के अंदर ये पॉइंट एक से ज्यादा दफा टेस्ट हुआ है और आईकैप के सोल्यूशन में एक दफा रेंट इनकम एक्सपेंस रिवर्स किया हुआ है, एक दफा नहीं किया हुआ है। लेकिन मैं ज्यादा इसके कायल हूं कि रिवर्स करना। अब आप बोले क्या क्या IAS 40 की बात कर रहे हैं? हाँ हाँ, अच्छा। तो उसमें पॉइंट क्या है? नहीं नहीं, 650 ईयर एंड की फेयर वैल्यू है। पेरेंट ने इसको खरीदा था 600 का और जब खरीदा था खरीदते साथ ही इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी किराए पे दे दी थी। खरीदने की नियत से ही खरीद के फौरन किराए पे दे दी थी। ये वो ट्रांसफर वगैरह नहीं है। ये पॉइंट था जी ऑटम 22 में। और आपने ऑटम 22 में कुछ पूछना है तो पूछें। एसोसिएट के हो गए सवाल पूरे। और एक चीज जो कहीं बातों में पता नहीं कहां ऐसे ही रह गई थी, वो ड्यूरिंग द ईयर सब्सिडरी की एक्सेप्शन मैंने नहीं बताई थी। बस खत्म हो रही है क्लास, छोटी सी रह गई। उससे पहले ये एक सवाल था जो होमवर्क दिया था और पता नहीं फिर क्या ईद की छुट्टियां हुई थी या पता नहीं क्या हुआ था, ये होमवर्क डिस्कस होने से रह गया था। हैं? ये ऑस्कर और यूनाइटेड वाला स्प्रिंग 2016। इसमें कॉम को जो मसले होते हैं वो मसले बताता हूं। इसमें जो मसला हुआ होगा ना वो हुआ होगा पॉइंट नंबर 2 में। इसमें पेरेंट था OL, सब्सिडरी थी UL। अगर पेरेंट सब्सिडरी को पर मंथ 2.5 मिलियन के मैनेजमेंट सर्विसेज के पैसे चार्ज कर रहा है, तो इस सवाल में नहीं वैसे कह रहा हूं, इसकी ट्रीटमेंट ये होती है
कि एक कंपनी जो दूसरे को मैनेजमेंट सर्विसेज के पैसे चार्ज कर रही होती है, उसने उसको अपनी अदर इनकम बनाया होता है, और जिसको सर्विसेज मिल रही होती हैं उसने उसको अपना ऑपरेटिंग एक्सपेंस बनाया होता है। तो पेरेंट ने सब्सिडरी को 2.5 मिलियन पर मंथ, और खरीदे हुए थे इसमें 8 महीने 10 महीने, फर्स्ट में 8 महीने, तो 2.5 मिलियन इंटू 8, 20। हुआ ये होता कि पेरेंट ने इसको अपनी अदर इनकम बनाया होता और एस ने एक्सपेंस बनाया होता, तो हम कंसोलिडेशन करते हुए क्या करें, इंटर कंपनी है उड़ा देते, ऐसा करते। लेकिन पेरेंट ने इसको अपनी अदर इनकम बनाने की बजाय एक्सपेंस में ही क्रेडिट कर दिया। ओएल 2.5 मिलियन पर मंथ यानी 20 मिलियन यूएल को चार्ज किया एंड हैज क्रेडिटेड इट टू ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। इसने एक्सपेंसेस में क्रेडिट कर दिया, इनकम नहीं बनाई, एक्सपेंसेस में क्रेडिट कर दिया। बस होगी, उठ के जाना तो चले जाएं। इनकम नहीं बनाई, एक्सपेंसेस में क्रेडिट कर दिया। तो अब जब P प्लस एस करेंगे तो ये वैसे ही ऑफसेट हो जाएगा, इसका कुछ भी नहीं करना, इसलिए 0.2 का कुछ भी नहीं करना। नहीं दिमाग काम कर रहा तो बाद में सुन लेना इस पोर्शन को। नहीं था तो छोड़े ना, है, इसलिए था पे तो मैं बात कर ही नहीं रहा, मैंने तो आपको अंग्रेजी का मतलब बता रहा हूं। पॉइंट नंबर 3, इस सवाल में एक इंतहाई गैर अखलाकी हरकत यह थी कि ऑन 1 अक्टूबर 15 यूएल यानी सब्सिडरी ने पेरेंट को मशीन बेची फॉर 24 मिलियन। दी मशीन हैड बीन परचेज यानी यूएल ने 13 में खरीदी थी इतने की। ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, ये इंतहाई गैर अखलाकी हरकत है। एक्विजिशन ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन से लगता है पी और एस की एक्विजिशन, जबकि वो कहना ये चाह रहा है कि जब सब्सिडरी ने ये मशीन एक्वायर की थी। हैं क्या बड़े काबिल आदमी आप। ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, पूरी कंसोलिडेशन में हम ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन किसको कहते हैं, जो पेरेंट सब्सिडरी खरीद रही होती है। कंसोलिडेशन खत्म हो गई, एक्विजिशन डेट हम किसको कहते हैं। काबिल आदमी है फिर आप। क्या हाँ नहीं तो ये किसी को नहीं लग रहा कि एक्विजिशन डेट या, मुझे तो भाई मुझे तो यही लगा था है। हाँ ये मैंने किया था, ये मैंने अमेंड कर दिया था, क्योंकि मैं जब क्लास में पढ़ाता था तो बच्चे इस पे बहस करते थे, तो मैंने कहा चलो टाइम बचाते हैं, वर्ड चेंज कर देते हैं। ये एग्जामिनर की गैर अखलाकी हरकत है, ये एक्विजिशन का वर्ड नहीं होना चाहिए, ये परचेज होना चाहिए था। बुक में मैंने चेंज किया हुआ इसको, क्योंकि स्प्रिंग 19 तक बुक मैं ही बनाता था, तो मैंने उस वक्त ये चेंजेस की हुई है। इसलिए सोल्यूशन भी आप देखेंगे स्प्रिंग 19 मैंने अपने फॉर्मेट वाले डाले हुए हैं। एग्जामिनर को पूछता नहीं था, लेकिन अब पिछले कुछ सालों से ना इन्होंने बेहतर किए हैं मामलात, पेपर रिव्यू करवाते हैं, सॉल्यूशन रिव्यू करवाते हैं, बेहतरियां हैं। नहीं अब हर अटेम्प्ट में नहीं पहले कराते हैं, मार्किंग शुरू करने से पहले कराते हैं। तो इसमें जब एस ने खरीदी थी तो इसकी लाइफ 10 साल थी और एस्टीमेट चेंज नहीं हुआ, मतलब टोटल अब भी वही 10 साल। अच्छा इसमें प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम यह है कि इसमें यूआरपी तो कैलकुलेट अवाम कर ही लेगी, लेकिन उस यूआरपी का करना क्या है। यूआरपी में हम प्रॉफिट को निकाला करते हैं अदर इनकम से, अदर इनकम से जरूर निकालते,
लेकिन उसने इसको सेल्स में डाल दिया है, तो सेल से निकाल लेंगे। और इस सवाल में ये दो बातें ही बतानी थी। अगर किसी को थोड़ा थोड़ा सा याद हो, कुछ पूछना हो तो पूछ ले, वरना वैसे नॉर्मल यही बातें पूछा करते हैं लोग, हैं। चले, बिल्कुल लास्ट चीज, बिल्कुल आखिरी। जी क्या सब पे ही करना है, एस की हर फिगर पे करना है, वही किया हुआ है। नहीं, सेल्स को इसलिए किया हुआ है क्योंकि इसने कहा था कि ये सेल्स फॉर द ईयर है, तो इसका मतलब हर पूरे साल की ही होंगी, इसलिए हमने तो सिर्फ इंटर कंपनी वो एलिमिनेट करना है जो एक्विजिशन के बाद है, इसलिए उनको 8/12 किया हुआ है। हाँ जी यार, अब बात आगे निकल गई है, मैं ये बता के फारिग कर लूं फिर पूछ लेना। ये लास्ट एक छोटी सी चीज है जो इनकम स्टेटमेंट में ना कहीं बताते बताते मिस हो गई थी, छुट्टियां आ गई थी शायद, इसलिए लिंगर ऑन हो गई थी। अगर पी की अदर इनकम 3000, एस की अदर इनकम 6400 है, और ये है जी 31 दिसंबर 23। एक्विजिशन डेट है 1 जून 23। इनकम स्टेटमेंट बनाते हुए हम लोग अदर इनकम की लाइन में, इनकम स्टेटमेंट की हर लाइन में एस की फिगर्स को क्या करेंगे, 7/12, 1 जून 7/12। तो ग्रुप इनकम स्टेटमेंट में हम लोग हर लाइन को, चलो अदर इनकम की बात कर लूं, अगर हम लोग हर लाइन को करते 3000 प्लस 6400 7/12। क्यों करते 7/12? क्योंकि एक्विजिशन के बाद गुजरे ही 7 महीने, तो हमने तो पोस्ट एक्विजिशन चीजों को कंसोलिडेट करना है। या सवाल में यह लिखा हो कि ऑल इनकम एक्सपेंसेस इवनली इनकर हो रहे हैं, या लिखा हो प्रॉफिट आर अज्यूम टू अकर इवनली। आज तक सवालों में ऐसा ही होता है, लेकिन अगर एक्सेप्शन डाल दे, इनकम स्टेटमेंट का एक सवाल, इनकम स्टेटमेंट के सवालों में ऑटम 17 अटेम्प्ट का था, उसमें उसने एक्सेप्शन डाल दी थी। अगर एक्सेप्शन डल जाए तो क्या करना है ये बताता हूं, आसान सी बात है, मुश्किल नहीं है, आसान सी बात है। अगर सवाल वाला ये कह दे कि ये 6400 एस ने पूरे 2023 में कमाया तो है, हम एस की हर फिगर्स को जब बाय 12 कर रहे होते हैं तो क्या असम्पशन है इसके पीछे, कि हर महीने बराबर इनकम हो रही है, तो 6400 बाय 12 एक महीने की इनकम आ जाएगी, इंटू 7 महीने की आ जाएगी। अगर सवाल वाला यह कह दे ना कि सब कुछ हर महीने इवनली है सिवाय 400 जो एस ने एक पुराना डेट रिकवर किया था, ये वो 400 है जो एस ने इनकम बनाई हुई है, ये इसने जनवरी में किया था। अब इस एक्सेप्शन डालने का मतलब है कि इसको 12 से डिवाइड नहीं कर देना आपने। तो अगर एस की किसी इनकम एक्सपेंस के बारे में कोई एक्सेप्शन डाल दे सवाल वाला, तो उसको बाय 12 करने से पहले साइड पे कर लें। हां, अब वो कैसे कर लें, 6400 में से पहले 400 अलग कर लें, बाकी रह जाएगा 6000, इसको 7/12 कर लें। तो 3000 प्लस 3500, और अगर ये जनवरी की बजाय नवंबर में होता तो भी यही करते, लेकिन फिर साथ ऐड कर देते। अगर एस के किसी एक्सपेंस इनकम के बारे में एक्सेप्शन डाल दी
तो उसका एक काम तो ये होगा कि n/12 करने से पहले इसको साइड पे कर लें, और अगर वो एक्सेप्शन एक्विजिशन के बाद की चीज है तो एज इट इज शामिल भी कर लें, और अगर एक्विजिशन से पहले की चीज थी तो बस साइड पे करके छोड़ दें। ये बात मैंने इनकम स्टेटमेंट के नोट्स में एनसीआई की वर्किंग में एक मिसाल बना के समझाने की कोशिश की हुई है और इसका एक प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मैंने बनाया हुआ है। नहीं एसोसिएट में नहीं है, ये नॉर्मल सब्सिडरी की इनकम स्टेटमेंट आखिरी वाली, जो मैंने खुद से इसका एक सवाल बनाया था वो है क्वेश्चन पेज 91 पे क्वेश्चन 7, पेज 91 पे क्वेश्चन 7, और जिनके पास मेरी राइस की बुक है उसमें ये मैंने क्वेश्चन 9 रखा हुआ था। ये मैंने इसके ऊपर एक सवाल बनाया हुआ था और बस ये खत्म। चले जी, एसोसिएट खत्म। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।